Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is from the chapter number 1 और आज चैप्टर नंबर 1 का हम एक रिव्यू करेंगे। इस रिव्यू के अंदर हम दो स्टेप में रिव्यू करेंगे। नंबर 1 कि पहला स्टेप तो हमारा होगा जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर देंगे, जो जो टॉपिक्स थे उनको हम दोबारा से समझ लेंगे। और दूसरा ये है कि हमने जो आपको असाइनमेंट दिए हैं 45 न्यूमेरिकल्स के, उन न्यूमेरिकल्स को आपको थोड़ा सा समझाएंगे और आपसे सॉल्व करवाएंगे। रिमेंबर, आपसे सॉल्व करवाएंगे, मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपको चीज खुद से ज्यादा समझ में आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था, जिसका नाम इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी। एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? वी ऑल नो दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मैटर की 3 चीजें पढ़ते हैं कि उसकी खासियत क्या क्या होती हैं, उसकी बनावट क्या है और उसकी स्ट्रक्चर यानी कि उसका शेप कैसा होता है। और मैटर किसे कहते हैं? हर वो चीज जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसे हम मैटर कहते हैं। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा था कि व्हाई केमिस्ट्री इज बीइंग इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो हमने आपको ये बताया था कि जितने भी हम यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, या जितने भी हमारे डेली डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर बने हैं। और इंडस्ट्रीज के अंदर जब बने हैं तो वो आपकी केमिस्ट्री की बदौलत बने। यानी कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस आपको वॉशिंग सोडा मिल गया, आपको सोप मिल गया, आपको तरह तरह के जो है वो मेकअप के सामान मिल गए, आपको जो है वो शैम्पू से लेके, फेस वॉश से लेके, सोप और डिटर्जेंट से लेके आपको मार्बल साफ करने वाले तक, जो आपके जितने भी फिनाइल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे पेपर है, सिबिट है, पेंसिल है, इंक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो केमिस्ट्री की बदौलत मिली है। और ये एक ऐसी चीजें हैं जो कपड़ों से लेके आपके इस्तेमाल करने वाले पेपर, पेंसिल, पेन तक, या आपके प्लास्टिक से लेके प्लास्टिक से बनने वाली चीजों तक, यानी कि आपके बर्तन, गिलासेस वगैरह और ये पाइप्स वगैरह, ये सारी चीजें आपकी जो है वो केमिस्ट्री की बदौलत मिली है। और ये हमारी डेली रूटीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमारे यूजेबल आइटम्स हैं ये। अगर ये चीजें ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी? एकदम क्या कहते हैं उसे, हम आप ये समझ लें कि हमारी लाइफ जो है वो बेरंग हो जाएगी। यानी कि विदाउट सीमेंट आपके घर नहीं होंगे। अगर सीमेंट ना होता, ब्लॉक्स ना होते, तो आपके घर ना होते। तो आप अंदाजा लगाएं, आप पक्के मकानात में रह रहे हैं, आप जो है वो आपके घर में डोर्स हैं, आपके घर में लॉक्स हैं, आपके घर में प्लास्टिक्स हैं, आपके घर में पाइप्स हैं, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री की बदौलत मिली। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है अहमियत वाले नंबर्स। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी चीज को वजन करते हैं और उसका वजन है 1 kg, या आपने अप्रोक्स कहा कि ये 1 किलो का है, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से जब आपने उसको किसी मेजरिंग वेट में रखा और आपने कहा ये 1.3 kg है, तो 1.3 kg मोर सिग्निफिकेंट देन दी 1 kg, क्योंकि 1.3 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिली है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, तो लेक्चर नंबर 1 आप रिकॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होते हैं। फिर हमने 5 किस्म के सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे। नंबर 1 के नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट्स होते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट्स होते हैं। फिर अगर आपकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है तो हम जीरो काउंट नहीं करते, और अगर 1 से बड़ी है तो फिर हम जीरो काउंट कर लेते हैं, आखिर में जो जीरो होते हैं। ये हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो राउंडिंग ऑफ डेटा था। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को अप्रॉक्स फिगर में ले आते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, एक बड़ी फिगर में ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा मेरे पास 40,975 रुपए 25 पैसे हैं, हम इसको राउंड ऑफ करके कह देते हैं आपके पास 41,000 रुपए। हम राउंड ऑफ करते हैं ना, जब भी हम आपसे एज पूछेंगे तो आप राउंड ऑफ करके एज बताएंगे, सर मैं 15 साल की हूँ, सर मैं 16 साल की हूँ, सर मैं 17 साल की हूँ। या सर से आप पूछें तो सर कहेंगे सर मैं 34 इयर्स का हूँ, है ना भाई। तो इट मीन्स कि जो हम आपको एज बता रहे हैं ये हम राउंड ऑफ करके बता रहे हैं। एग्जैक्टली आई एम नॉट 34 ईयर्स ओल्ड, एग्जैक्टली यू आर नॉट 16 और 17 ईयर्स ओल्ड। आप बल्कि अगर आप 16 साल के हैं तो 16 साल कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ आवर्स के होंगे आप। अगर हम एग्जैक्ट अगर आपकी एज बताएं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 34 इयर्स 3 मंथ्स 14 डेज एंड 8 आवर्स का हूं, तो इट मींस कि मैंने आपको अपनी पूरी सिग्निफिकेंट डेट बता दी, अपनी सिग्निफिकेंट जो है वो मैंने आपको अपनी उम्र बता दी, एज बता दी। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करके कह देते हैं कि भाई हम तो जो है वो 34 इयर्स के हैं, है ना भाई।
तो एग्जैक्टली ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अगर हमारे पास आखिरी वैल्यू 5 से छोटी है तो हम आखिरी वैल्यू को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और हम कोई इजाफा नहीं करते। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 6.44, आखिरी वैल्यू 4 है, 5 से छोटी है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, 6.4 कर देंगे। मजीद राउंड ऑफ करना चाहें तो 6.4 में लास्ट वैल्यू 4 है, 5 से छोटी है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, राउंड ऑफ कर दिया हमने 6। दूसरा हमारे पास राउंड ऑफ का तरीकेकार होता है कि अगर आपकी लास्ट वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, जैसे आप ये देखें 5.768 में 8 लास्ट वैल्यू है, 5 से बड़ी है, तो ऐसी सूरत में आप लास्ट वैल्यू को ड्रॉप तो कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। यानी कि 5.768 में लास्ट वैल्यू 8 5 से बड़ी है तो 8 को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन जो सेकंड लास्ट वैल्यू 6 है उसके अंदर आप 1 का इजाफा कर देंगे, 7 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 5.77। मजीद अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 7 जो है वो फिर आपकी 5 से बड़ी है, उसको ड्रॉप करेंगे और उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 5.8। मजीद अगर मैं उसको आगे और राउंड ऑफ करूं तो 5.8 जो है वो 8 5 से बड़ी है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे और उससे पहली वाली वैल्यू यानी कि 5 में 1 ऐड कर देंगे और आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 6। तीसरा तरीकेकार राउंड ऑफ का ये होता है कि अगर आपकी लास्ट वैल्यू वो 5 है, यानी कि ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है बल्कि 5 है, तो ऐसी सूरत में यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 कि अगर आपकी सेकंड लास्ट वैल्यू इवन नंबर है, इवन नंबर होता है 2 4 6 8, तो आप क्या करेंगे, कोई एडिशन नहीं करेंगे, लास्ट वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि जो लास्ट वैल्यू आपकी 5 है ना उसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे 7.865 में आप देखें लास्ट वैल्यू 5 है, तो उससे पहली वाली वैल्यू आपकी इवन नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू 5 को ड्रॉप कर देंगे, 7.86 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सेकंड लास्ट वैल्यू ऑड है, सही है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को ड्रॉप करेंगे, यानी कि जो 5 है उसको हम ड्रॉप करेंगे और सेकंड लास्ट वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। जैसे 6.75 में लास्ट वैल्यू आपकी 5 है, लेकिन सेकंड लास्ट वैल्यू आपकी 7 एंड 7 इज द ऑड नंबर, तो आप 5 को ड्रॉप कर देंगे और 7 में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 6.8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी राउंड ऑफ की। फिर उसके बाद हमने ये आपको एग्जांपल दी थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आपके पास एक सवाल दिया जाता है, जैसा कि आपको एक ये सवाल दिया गया है, सही है, ये आपको सवाल दिया है, इसको मैं अंडरलाइन हटा दूं जरा मैं इसकी। सपोज करें ये आपको सवाल है कि 0.00042 को मल्टीप्लाई करें 560 से, डिवाइड करें 84000 से और मल्टीप्लाई करें 0.007। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन चारों डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करते हैं। जैसे पहली वाली डिजिट में हमने देखें कि वैल्यू 1 से छोटी है तो 0 काउंट नहीं होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 2। दूसरी वाली वैल्यू में आप देखें 1 से बड़ी है तो आखिरी वाला 0 काउंट होता है, तो दूसरी है आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 6 0। तीसरी वैल्यू में देखें आप 1 से बड़ी है तो 0 काउंट होते हैं, तो तीसरी वाली वैल्यू में आपके पास इंशाल्लाह नहीं, इस वक्त अभी 2 ही बच्चे हैं, माशन वगैरह भी नहीं आए आज, खैरियत पता नहीं, तो हाँ जरा फॉलो अप तो करना। फिर तीसरा जो है वो हमारे पास 84,000 है, 1 से बड़ी वैल्यू है तो 0 काउंट होते हैं, तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और चौथी वैल्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास 0.1 से छोटी है तो 0 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 7। तो देखा यह जाए कि हमारे पास सवाल में 4 वैल्यूज हैं और चारों वैल्यूज में से एक के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक के 3, एक के 5 और एक के 7। ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यानी कि 1, सबसे कम सिग्निफिकेंट हमारे पास 1 है, 0.007 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि ऊपर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, देखें 0.00042 को मल्टीप्लाई किया 560 से, ये हमारा आंसर आया। जब ये हमारा आंसर आया तो इसको हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाएंगे, यानी कि हम राउंड ऑफ करते जाएंगे। इस वक्त ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखें लास्ट वैल्यू आपकी 2 है, 5 से छोटी है, इसको ड्रॉप करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे। फिर आप देखें उसके बाद वाली वैल्यू 5 है, तो जब 5 होती है तो उससे पहले वाली वैल्यू आपकी ऑड है, 1 ऐड कर देंगे, 0.24 हो जाएगा। फिर 4 जो है वो 5 से छोटा है, उसको ऐड हटा देंगे तो ये 0.2 होगा। और मैंने आपको एक सिंपल तरकीब भी बताई थी कि जब आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लेकर आ रहे हैं तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 0 पॉइंट के बाद पहली वैल्यू, तो इसके बाद वाली वैल्यू आप डायरेक्ट देख लें 3 5 से छोटी है, ड्रॉप करें 0.2 इसका आंसर है, तो ये हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिया है।
फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि 84,000 को 0.77 से मल्टीप्लाई करें, ये इसका आंसर आया 588। इस 588 को हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना है, ठीक है। जब हम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आएंगे तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, 588 को हमने 600 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया, क्योंकि हम जीरो जो है वो काउंट, बल्कि सॉरी मैंने आपसे उल्टा बोल दिया था कि ये जो लास्ट वाले जो जीरो होते हैं ये काउंट नहीं होते, है ना। तो ये हमारा वन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0.2 को 600 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया इसको हम वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ले आएंगे, यानी कि 3 के बाद आप देखें सारी वैल्यूज 3 है, 5 से छोटी है, इनको ड्रॉप कर देंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे, 0.3 इसका आंसर है। ये मैंने आपको जर्नली बताया, ये आप लेक्चर नंबर 3 में इन डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह का हमारा एक और सवाल था। फिर हमारे पास एक और टॉपिक था एरर एंड डेविएशन। एरर कहते हैं कि उर्दू में तो एरर को हम कहते हैं गलती, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर एरर हम कहते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू, आपकी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है, यानी कि जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के अंदर डिफरेंस हो, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते थे कि भाई आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 5, लेकिन आपका आंसर आया 3, तो डिफरेंस हो गया ना, आपका आंसर 5 आना चाहिए था, आंसर आ गया 3, तो इट मींस देयर मस्ट बी एन एरर, कोई ना कोई गलती है। मैंने इसकी एक और एग्जांपल भी दी थी, लेक्चर नंबर 4 आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल है हमारे पास, कि अगर आप जो है वो सपोज करें बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे पास एंड प्रोडक्ट बिरयानी आना चाहिए, और आपने पकाना शुरू किया और आखिर में बिरयानी नहीं कुछ और बन गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी उस दोनों के दरमियान फर्क आ गया, इसका मतलब है एरर है। एरर 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल एरर, गलती 3 किस्म की होती है। पर्सनल एरर में क्या होता है कि गलती इंसान की हो, जो शख्स काम कर रहा है उसकी गलती होती है, उसको काम करने का तरीका नहीं आता, उसने खुद से कोई गलती कर दी, कोई स्टेप मिस कर दिया, कोई गलत चीज डाल दी, किसी चीज की क्वांटिटी कम करनी थी ज्यादा कर दी, ज्यादा करनी थी कम कर दी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर, ठीक है। तो दूसरे किस्म का एरर होता है, यानी कि गलती सिस्टमैटिक एरर, जिसके अंदर इंसान की गलती नहीं होती, सिस्टम की गलती होती है। सिस्टम की गलती से मुराद क्या होता है कि जिस सिस्टम पे वो काम कर रहा है वो गलती है। मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और अचानक लाइट चली जाती है, क्या है, या लैपटॉप खराब हो जाता है, तो ये आपका जो है वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। इस वक्त हमें जो है वो माशान ने ज्वाइन किया है, माशान इस वक्त ज्वाइनिंग कर रही हैं हमें, ठीक है। तो माशान जरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर लें। माशान आर यू देयर बेटा, अनम्यूट योर माइक। माशान अनम्यूट योर माइक प्लीज। चले माशान, इस वक्त जो है वो बेटा हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? जी सर आ रही है। हाँ, हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वैसे तो हमारे पास दीगर सारे लेक्चर्स हैं, इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि ये जो हमारा वीक होगा पीर मंगल और बुध वाला, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे, करेंगे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो एरर की बात कर रहे थे, तो पहला एरर कौन सा हो गया, जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, इंसान की अपनी गलती की वजह से हुआ। सपोज करें कि मैं कोई चीज बनाने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं प्लास्टिक बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे खुद बनाना नहीं आता, मुझे प्लास्टिक बनाना आता ही नहीं है, मैं प्लास्टिक बनाने जा रहा हूं, तो लास्ट से प्लास्टिक तो नहीं बनेगा ना, तो ये एक एरर कहलाता है पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि मैं प्लास्टिक बनाने जा रहा हूं, मुझे आता है, प्रोसीजर आता है, मुझे प्लास्टिक बनाना आता है, लेकिन जो मेरी मशीन है उसमें जंग लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, और जो है वो गलत तरीके पर काम कर रही है। तो नतीजा क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक की बॉटल्स में बना रहा हूँ, वो बॉटल जो है वो पिचकी हुई बन रही है, सही है, टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है। तो इट मीन्स कि ये सिस्टमैटिक एरर है, मेरा एरर नहीं है। या मैं खाना बनाने जा रहा हूँ,
तो आई एम अ वेरी गुड शेफ, मैं बहुत एक अच्छा शेफ हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन आप ये देखें कि मेरे पास पतीली नहीं है, मेरे पास मटेरियल नहीं है, मेरे पास मसाला जात नहीं है, तो मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगा. दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर. एंड द लास्ट वन इज द रैंडम एरर. रैंडम एरर आर दोज एरर इन विच देयर इज नो डिस्टॉर्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ मटेरियल्स और द पर्सन. यानी कि किसी भी इंसान या किसी भी मटेरियल की तरफ से हमें कोई जिसे हम ये कहें कि हमें परेशानी नहीं होती, या हमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हमें किसी इंसान की तरफ से या किसी मशीन की तरफ से नहीं मिलती. एक अलग ही किस्म का एरर होता है. जैसे आप जो है वो खाना बनाने जा रहे हैं एंड यू आर अ वेरी गुड शेफ, आप बहुत अच्छे शेफ हैं एंड यू हैव अ प्रॉपर फाइन मटेरियल्स, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, तमाम चीजें हैं, प्रॉपर है, चिकन भी है, आपके पास मसाला जात भी हैं, आपके पास पतीली और ये सारी चीजें हैं, लेकिन हुआ ये कि आपके चूल्हे में गैस नहीं आ रही, या आपका गैस प्रेशर बहुत स्लो है, चाहिए, या इतनी इतनी तेज गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक के आपसे किचन में खड़ा ही नहीं हो जा रहा. ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका एरर हो जाएगा. इसे हम कहते हैं रैंडम एरर. इन्वायरमेंटल होता है, बातों का टेम्परेचर आपका सूट नहीं करता, आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे बेहतरीन किस्म की आप वैसेंस बनाने जा रहे हैं, मेडिसिन बनाने जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उससे जो है वो आपकी दवाइयों के अंदर नमी आ सकती है और दवाइयां जो है खराब हो सकती हैं. तो ये आपका सिस्टमैटिक एरर नहीं होगा, पर्सनल एरर नहीं होगा, ये आपका रैंडम एरर. ठीक है, यानी कि रैंडम एरर उसे कहते हैं जो इंसान और सिस्टम के अलावा एक नई किस्म की जो है वो कोई गलती का अंदेशा हो जाए किसी और चीज की वजह से. ठीक है, आगे चलें. उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ आए थे, तो हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड की तादाद. चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे H2O हमारे पास वाटर है और वाटर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस 1 मोल ऑफ H2O, वाटर की तादाद 1 है. अगर मैं आपसे कहूं C कार्बन, ठीक है, तो C फॉर कार्बन है और कार्बन हमारे पास 1 है क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो उसके कहलाते हैं मोल्स. मोल्स कहलाते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की तादाद. मोल मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि मास को डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से. अगर आप किसी कंपाउंड के मोल्स निकाल रहे हैं तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, किसी एलिमेंट के मोल्स निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. अगर आप नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के थ्रू निकाल रहे हैं तो जितना वॉल्यूम आपको गिवन होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलियर वॉल्यूम से, और मोलर वॉल्यूम होता है आपका 22.4 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रेशर से नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं तो मोरल प्रेशर होता है आपका 180 एम, और अगर आप टॉर में मालूम कर रहे हैं तो 760 टॉर. ठीक है, ये आपको हमारे लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी डिटेल में ले सकते हैं. नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसी भी 1 मोल एलिमेंट और कंपाउंड्स के अंदर 6.02 10 की पावर 23 होते हैं. इसको हम एटम भी कहते हैं अगर ये किसी एलिमेंट के अंदर है, तो इसको हम मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स भी कहते हैं अगर ये किसी कंपाउंड के हैं. ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें Na से. Na एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 होती है. ठीक है, उसके बाद हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके दिखाए थे कि न्यूमेरिकल्स हमने कैसे करने हैं. इसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड की थी. उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू परफॉर्म अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको बताया हमारा अलग से सेशन होगा कल और परसों का, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को इन डिटेल समझेंगे. अच्छा जी, यहाँ पर आके फिर हमारे पास एक यूनिटरी मेथड आता है. यूनिटरी मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप समझिएगा. वैसे तो हम इसको समझा चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 या 8 में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी इसका थॉरली रिव्यू देता हूँ. यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि आप एक ऐसे मेथड से किसी भी चीज के मास वॉल्यूम को कैलकुलेट करें. ये मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर आप पहले एक की कीमत मालूम करते हैं और जितने की कीमत आपको मालूम करनी होती है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल सी और जर्नल एग्जांपल दी थी कि एज वी नो, हम सब जानते हैं कि 3 लेस पापड़ जो है वो 30 रुपए के हैं, तो 5 लेस पापड़ कितने के हों. यकीन करें 5 लेस पापड़ की कीमत हमें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक कि हम एक लेस पापड़ की कीमत मालूम ना करें. आप सबको पता है कि जब 3 लेस पापड़ 30 के हैं तो एक लेस पापड़ 10 का होगा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते 50 के हो गए 5 लेस. अगर मुझे 10 लेस चाहिए होते तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करता 100 के हो जाते. तो इसका मतलब ये है कि आप पहले एक की कीमत मालूम करेंगे और उस एक की कीमत मालूम करने के लिए आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं. ये प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आप वो लाइन लिखते हैं जो आपको सवाल में दी गई है, यानी कि जो आपको गिवन आपको वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप वो लिखते हैं. जैसा कि हमें सवाल में दी गई थी कि 3 लेस पापड़ इज इक्वल टू ₹30. ठीक है,
अब हम एक की कीमत मालूम करते हैं। एक की कीमत मालूम करने का तरीका होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो नीचे चली जाती है, यानी कि डिवाइडेड बाय हो जाती है। यानी कि ये जो 3 है ना, 3 ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं यहाँ 30 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10, और 10 एक लेस पापड़ की कीमत हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इसको अभी डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक की कीमत मालूम नहीं करनी, मैंने 5 की कीमत मालूम करनी है। तो मैं 30 डिवाइडेड बाय 3 को एज इट इज नीचे लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो मुझे 50 रुपए 5 लेस पापड़ की कीमत पता चल गई। सपोज करें अगर मुझे 5 की जगह 15 लेस पापड़ की कीमत मालूम करनी होती तो मैं सिंपल यही स्टेप रखता, बस इसको मल्टीप्लाई 5 की जगह इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो जब मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं आंसर मेरा 150 हो जाता। तो सिंपल आप 15 हो कि 500 हो कि 5000 हो, आप 30 डिवाइडेड बाय 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दें जितनी आपको वैल्यू की रकम चाहिए। ठीक है, मजीद आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया फॉर्मूला। फॉर्मूला किसे कहते हैं? किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पे वाटर इज अ कंपाउंड, उसको हम सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? H2O। जी बेटा, एक काम करें, मुझे मूसा पानी पिला दें, एक गिलास ठंडा, फिर ये ले लें। तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वाटर इज अ कंपाउंड एंड H2O is the symbolic representation of the water, so therefore H2O is the formula. Salt is a compound, NaCl is the symbolic representation of it, therefore NaCl is the formula. Washing soda is a compound, Na2CO3.10H2O is the formula. यानी कि जिस किसी कंपाउंड का अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन निकाल रहा हूं, चाहिए, तो वो उसका फॉर्मूला कहलाता है। और हम लोगों ने टाइप ऑफ फॉर्मूला में 2 टाइप्स पढ़ी थी, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला कहलाता है जो बहुत सारे कंपाउंड का सेम हो सकता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, हर एलिमेंट्स की एक्चुअल क्वांटिटी बताता है, तो उसको हम कहते हैं, वो रहा गिलास, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चाहिए, तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, जैसे CH2 ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और CH4H2O ये हमारे बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, CH4। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पर्टिकुलर नेम होता है। CH4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मीथेन, H2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। फिर चैप्टर नंबर 1 में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं कैसे। उसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जितने हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सब का हम इंडिविजुअल मास मालूम करें। दूसरा स्टेप होता है कि फिर उन तमाम एलिमेंट्स का हम परसेंटेज मालूम करेंगे। तीसरा हमारे पास स्टेप होता है उन तमाम एलिमेंट्स के हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। चौथा स्टेप होता है कि उन तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे छोटे होंगे तो बाकी तमाम के नंबर ऑफ मोल्स को उस छोटे वाले नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि इन्हीं 4 स्टेप के बाद 5वां स्टेप आता है, हम एन मालूम करते हैं, और एन मालूम करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो हमें सवाल में दिया होता है डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास, जो एम्पेरिकल फार्मूला हमने स्टेप नंबर 4 में निकाला होता है उसका मास निकालते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें एन की वैल्यू मालूम हो जाती है। उस एन की वैल्यू को एम्पेरिकल फार्मूला से जो हमने स्टेप नंबर 4 में निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। सही है, मूसा के पास है, उनसे मुझे पानी भर दो वो सामने गिरा। ठीक है जी, तो इस तरह हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। अब फिर हमने उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, वो एग्जांपल्स आपको लेक्चर नंबर 9, 10, 11 में आपको मिल जाएंगी, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और वैसे अभी हमारा जो आज का दिन है उसमें मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको कल करवाऊंगा या और परसों करवाऊंगा इंशाल्लाह। सही है, और फिर से बता रहा हूँ, करवाऊंगा, करूंगा नहीं। हाँ जी, माचिस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये माचिस बेटा बड़े पापा का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आया, ये हमारे पास देखें, ये इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, ये आपको लेक्चर नंबर 11, 12 में आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया था, लेट मी स्क्रॉल डाउन,
देखें हमने कितने सारे न्यूमेरिकल किए थे, देखें कितने सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टीचियोमेट्री, स्टीचियोमेट्री हमारे पास एक और टॉपिक था, इसके भी हमारे पास न्यूमेरिकल से हमने कहा था स्टीचियोमेट्री इज द रिलेशंस इन द केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिलेशंस होते हैं उनको स्टीचियोमेट्री कहते हैं। ये आपको हमारे लेक्चर नंबर 13-14 में भी मिल जाएगा और मैंने इसको बड़ी डिटेल में समझाया था कि रिलेशन किस किस्म के होते हैं। तो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 किस्म के रिलेशन होते हैं, या तो मास मास का रिलेशन होता है, या मास वॉल्यूम का रिलेशन होता है, या वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन होता है। और ये न्यूमेरिकल हमारे जो है वो 2 मेथड से चलेंगे। एक कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आना चाहिए, नंबर 2 आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, जो हमने इससे पहले कर चुके हैं। यानी कि होता यह है कि जब आप सवाल देखते हैं तो सवाल में आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन दोनों साइड में से किसी एक साइड का मास या वॉल्यूम दे दिया जाता है और दूसरे साइड का मास या वॉल्यूम मालूम करने को कहा जाता है। तो जिसका मास या वॉल्यूम दिया जाता है सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, फिर उस नंबर ऑफ मोल्स की मदद से यूनिटरी मेथड चलाएं और जिसका मास और वॉल्यूम मालूम करने को कहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ठीक है, और जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए तो फिर फॉर्मूला लगा के मास या वॉल्यूम निकालें। फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी एक साइड का मास या वॉल्यूम दिया जाता है और दूसरी साइड का मास या वॉल्यूम मालूम करना। तो जिस साइड का मास वॉल्यूम आपको दिया है, सवाल में गिवन है, उसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ऊपर गिवन है। अगर मास दिया हुआ है तो मास के फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकालें, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाले तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालें। फिर जब आपने गिवन मास वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, फिर यूनिटरी मेथड के जरिए से आप प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। जब आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए या उस साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए जिसके आपको मालूम करने को कहा गया है, तो उस नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से फिर मास और वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, वैसे चले मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं। इस सवाल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मास दिया है 200 ग्राम और कहा गया है इसके वॉल्यूम निकालें। तो सबसे पहले मैं 200 ग्राम से मोल निकाल लूंगा। ठीक है, और जब मैं 200 ग्राम से मोल निकालूंगा, ये देखें मैंने 200 ग्राम से मोल निकाले 2 मोल। ठीक है, अब मैं यूनिटरी मेथड के जरिए से इस 2 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल निकाल लूंगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल निकल गए तो फिर मैं क्या करूंगा, उस 2 मोल के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड का मास वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, मैं इस सवाल की यूं बात नहीं कर रहा, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा फार्मूला लगाते हैं। मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम गिवन नहीं है। जब हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए तो हमने खाली नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम का फार्मूला निकाला और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ये स्टीचियोमेट्री था। अगर मास दिया है, वॉल्यूम मालूम करना है तो उसे हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। अगर मास दिया हुआ है, मास मालूम करना है तो उसे मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मालूम करना है तो उसे हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने एक और मजीद न्यूमेरिकल इसी के हमने सॉल्व किए थे, बल्कि हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और फाइनली हमारे पास एक आखिर में टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये भी हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 15 या 16 में आपको मिलेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट के जरिए से कंप्लीट किया जाता है। और रिएक्टेंट हमारे पास बाज़ औक़ात मोर देन 1 भी होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, चला रहा होता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उस नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। तो आप अंदाजा लगाएं यूनिटरी मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही 1 वाला लेस पापड़ वाला जो मैंने बताया। फिर उस नंबर ऑफ मोल्स जो आपने यूनिटरी मेथड के जरिए से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हर रिएक्टेंट से। सपोज करें अगर आपके पास 3 रिएक्टेंट है तो आपको प्रोडक्ट के 3 नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। उन तीनों में से जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होगा, जैसे मैंने आपको देखें यहाँ एग्जाम्पल दी है कि मैंने रिएक्टेंट ए से नंबर ऑफ मोल्स निकाले 2, रिएक्टेंट बी सी से नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.5, रिएक्टेंट सी डी से नंबर ऑफ मोल्स निकाले 4। 3 रिएक्टेंट थे तो 3 नंबर ऑफ मोल्स निकले हमारे पास प्रोडक्ट के। तो इसमें से 0.5 सबसे कम था, तो 0.5 किसकी वजह से था, बी और सी की वजह से था। तो बी सी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। फिर हमने उसका एक न्यूमेरिकल किया। एक न्यूमेरिकल करने के बाद हमने उसका मजीद जो है वो एक और न्यूमेरिकल किया, बल्कि एक ही न्यूमेरिकल किया था। और यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू करा दिया। अब रिव्यू कराने के बाद कल जो है वो हम लोग अपनी क्लास में जो बैठेंगे
तो आप लोग जो मैंने असाइनमेंट दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, उस असाइनमेंट को सामने रखेंगे और हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और आपको गाइड करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।